साथियों, फाइनली आप सभी की भारी डिमांड पर इस समय हम लोग महामैराथन की सीरीज के माध्यम से करंट अफेयर्स हो या जनरल स्टडीज सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम कवर कर रहे हैं। आप सभी की भारी डिमांड थी कि सर अब इसको सब्जेक्ट वाइज कराया जाए, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे कि अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी जैसा कि आप आज मॉर्निंग में आपने देखा कि करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। 3 क्लासेस के माध्यम से हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे। आप सभी की भारी डिमांड थी कि सर हमें पीडीएफ चाहिए और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है बिल्कुल टू द पॉइंट बनाया गया वो सब चाहिए। तो भैया आप सभी की डिमांड पर एप्लीकेशन को आपके लिए एकदम से दे दिया गया है। जाओ मात्र 49 में, जी हाँ सिर्फ 49 में आपको सारी पीडीएफ सारा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। जाइए तुरंत एक्सेस करिए और अब किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना करिए। आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज तरीके के क्वेश्चंस को रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज का मतलब जनरल स्टडीज के एक एक टॉपिक यानी एक एक सब्जेक्ट के माध्यम से आपके एग्जाम तक हम लोग पूरा रिवीजन करते रहेंगे। तो आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, नागरिकता संशोधन। जी हाँ, अभी कल ही के डेट में हम लोगों ने जो है संशोधन जो तमाम संशोधन हुए हैं और तमाम चीजें पर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इस संबंध में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यानी 4 क्लासेस के माध्यम से आपको उन सारी चीजों को देने का प्रयास किया जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहां पर देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया है। देखो यहां पर ये तिथि इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बनता है। ये देखो यहां पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया, तो जीआईसी लेक्चरर में भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। तो देखिए यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 11 दिसंबर 2019। जी हाँ, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक जो कि 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, ठीक है। लोकसभा से में कितने और ये कुल मिलाकर के जो अंतिम रूप मिला था और उसके बाद राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो कुल मिलाकर के 11 दिसंबर 2019 की डेट को, क्योंकि आयोग भी इसी डेट को माना है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम में के प्रावधान में 10 जनवरी 2020 से लागू हुए, ठीक है। कब लागू हुए? 10 जनवरी 2020। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए 6 समुदाय, इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, तो वो भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहां पर देखें, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेधाज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत इंसिस्ट करके इस टॉपिक को पढ़ा क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में हम लोगों ने इसको देखा था। इसको जो है भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है इस अनुच्छेद को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प मित्र वो है निषेधाज्ञा। जी हाँ, प्रतिषेध भी है, परमादेश भी, अधिकार परीक्षा भी है, लेकिन निषेधाज्ञा नहीं है। यह निषेधाज्ञा याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का उल्लेख इनका जो है 32 से 35 के अंतर्गत किया गया। संविधान भाग 3 जो कि मूल अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित है। राज्य द्वारा यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका मतलब ये जारी की जा सकती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा याचिका, यानी कहने का मतलब 226 हाई कोर्ट, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन के आपको आंसर पता हो नहीं पता हो, हमारे बताने के बाद आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर करें, जिससे आपका ये पोर्शन तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखें भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताओ यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना। सही विकल्प है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हां मेरे भाई, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो है कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भैया विदेशी वालों को नहीं प्राप्त है, कि पाकिस्तान से आके हम का ज्ञान दे, ठीक है। तुम अपना ज्ञान पाकिस्तान में दो, अपना ज्ञान चीन में दो, हमसे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ का जो बोलेगा हम उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रख सकते हैं। विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं। विदेशी नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे
विधि के समक्ष समानता, भाई ऐसा नहीं है कि वो मानव है तो अगर मान लीजिए कुछ उसके साथ गलत होगा तो उसके पक्ष में हमारी कोर्ट जो है डिसीजन लेंगी। और उसके बाद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसका भी अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और शोषण के विरुद्ध, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आया हम उसका जब मतलब उसका शोषण करेंगे, नहीं, ये भी जो है अधिकार है विदेशियों का, वो हमारे कोर्ट का सहारा ले सकता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन। उससे पहले यार आपके लिए बेहद मेहनत की जा रही है इन वीडियोज को बनाने में, तो कृपया आप इन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें, ठीक है। क्योंकि आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको हम पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में करंट अफेयर कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, क्विज कराते हैं, जो एक बहुत ही हैट्रिक है। निश्चित तौर पर हमने अपनी स्वयं की तैयारी के लिए इतना प्लान नहीं बनाया था, इससे आसान था हमारी तैयारी, लेकिन हम आपके लिए रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप सब कुछ करें। उसके साथ साथ जो है जो पीडीएफ ग्रुप बना हुआ उसको जरूर ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 26। जी हाँ, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यहाँ पर देखिए ये भी लेक्चरर में ही पूछा गया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा अनुच्छेद में मतलब निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया, वही एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 21 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 का, तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अभी हम लोगों ने बात किया हुआ था, ठीक है, जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 22 में हिरासत व नजरबंदी में संरक्षण, और अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। तो यहाँ पर जो सही विकल्प भैया वो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे और जिनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, वही महान विभूति, ठीक है। दूसरे नंबर के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा, ठीक है, या संधि का। इन्हें कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों के संबंध में भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझ, आप जानते हैं भाग 3 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं? इसका अगर आपको आंसर पता हो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है भाग 3 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक चीजें होती हैं। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए याचिका है, ये अंग्रेजी अर्थ है। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। देखो यहाँ पर टू हैव द बॉडी ऑफ, टू कमांड, टू बी सर्टिफाइड बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसमें आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रतिषेध, ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम सही सुमेलन की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, सही है। परमादेश, टू कमांड, ये भी सही है, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है रीट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है, ठीक है। इसको आप देख लें। क्या परीक्षा का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब ये यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देखें। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन बनता है भैया। और ये पोर्शन अनुच्छेद 32 तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ताके बैठे रहते हैं कि जब देखो तो इसी से उठा के क्वेश्चन रख देते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित कर? बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 43A, 49A, 38A, 45, ये देखो आपके जीआईसी लेक्चर 2021 का क्वेश्चन है। सोच के देखो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है, इसीलिए एकदम उसी तरीके का माहौल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं जैसा आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ करके इस तरीके की तैयारी आप करते रहे, कमेंट में आंसर आप देते रहें, जिससे आपकी तैयारी बेहद होती चली जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो सही विकल्प है भैया अनुच्छेद 43A। और जो लोग पीडीएफ ग्रुप नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, 9565272442 नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और जो लोग जुड़े हैं उन्हीं की बदौलत ये सारी सीरीज मिल रही है, क्योंकि मतलब आप समझ लीजिए पूरी टीम को मैनेज करना बिना पैसे के संभव नहीं है। तो इन बेचारों के सहयोग से अगर ये सारे वीडियोज को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, मेहनत कर पा रहा हूँ, हमारी टीम मेहनत कर पा रही है, मैं उनको उनका जो है मेहनताना दे पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको धन्यवाद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सहयोग जरूर करें, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं भैया अनुच्छेद 43A
43 में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को किस और नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है? तो जम्मू कश्मीर, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। ये देखो आप क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, उस दौरान ये प्रावधान हुआ था और इसका जो सही विकल्प है भैया गोवा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है और वर्तमान में केवल गोवा में यह लागू था इसमें, और बाद में कहाँ हुआ, फिर उत्तराखंड में लागू हुआ। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया तो उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सही है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 और 5, तो मतलब यहाँ पर 6। ठीक है, तो आपको इनसे बताना है कि कौन से भाग में, भाग कौन है, 4 है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भाग 4 का तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। ये अपरिवर्तनीय है, इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, बात हो रही है किसका, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक न्याय आर्थिक सुनिश्चित करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आपको बताना भाई यहाँ पर जो पूछ रहा नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो सही विकल्प क्या, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं। ये हमारे नीति निर्देशक और हमारे संविधान का उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ धार्मिक नहीं, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष चलेगा। ठीक है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी देश का मतलब किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में उनकी पूरी स्वतंत्रता है। आप जाइए क्रिश्चियन मानिए, आप जाइए मुस्लिम बन जाइए, आप जाइए जो है यहूदी बन जाइए, जो भी आपको बनना है बन जाइए, बट किसी और को डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, यानी धर्मनिरपेक्षता है हमारा देश, इसीलिए इतना खूबसूरत है। ठीक है, अगर हम बात करें इनका उद्देश्य आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 36 से लेकर के 51 तक ये भाग 4 के अंतर्गत है, जो से नीति निर्देशक तत्व हम कहते हैं। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक, ठीक है क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? देखो, समान कानूनी संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो देखिए यहाँ पर समान कानूनी संहिता, ये आपका आंसर सही है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता संबंधित है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, इसमें यहाँ पर अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया। अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो ये आता है अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 तक आता है। ठीक है, 25-28 ये हमारे मूल अधिकार से संबंधित है। और विधि के जो है समक्षता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन भी करते जा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा हमारे लिए ये क्वेश्चन बेहद आसान होते चले जाएंगे। अब देखें, आगे बढ़ते हैं भैया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इनको आप रेगुलरली देखते जाएं। अनुच्छेद 51 भाग 4 के जो कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय संगत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनके क्वेश्चन जितने आंसर आपको पता हो कमेंट में करते जाएं। आगे देखो, ये पर निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो देखो, ये एस.के. अय्यर, एच. कुंजरू, एच.बी. कायत, के.टी. शाह। बताओ सही विकल्प। इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन तमाम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सही, तो के.टी. शाह ने कहा था, के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्व। अब बताओ नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, यानी किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप इसका आंसर कमेंट में करिए। ठीक है, कमेंट करिए, क्योंकि हमने पढ़ाया है। तो ये अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये के.टी. शाह ने कहा है कि ये जो है ऐसा चेक इसको बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर यह विषय, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। ठीक है,
प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुविधा की भावना विकास करना, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलगाव, अनुच्छेद 51 का 6, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 का इस तरीके से है। यहाँ पर कूट दिया है, इन कूटों को बताना है कौन किससे सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेरे भाई, तो जो सही विकल्प बनेगा आपका वो है इन कूटों में से जो है आपका बी आंसर, यानी 2, 4, 1, 3। तो 2 अगर हम बात करते हैं 2, फिर उसके बाद आ जाता है 4, फिर उसके बाद आ जाता है 1, फिर उसके बाद आ जाता है 3। देखो इसमें अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर, ठीक है, इसमें अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 51 गा के अंतर्गत है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो ये है अनुच्छेद 51 का 6 के अंतर्गत, ठीक है। ज्ञानार्जन और सुविधा की भावना का विकास करना, अनुच्छेद 51 का जा के अंतर्गत, 6 ज ग, देखो कितना है। राज्य की लोक सेवाओं न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलगाव, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। ये चीज़ें हैं। इस तरीके से आप सोचिए कि एक एक अनुच्छेद को भी हम लोग यहाँ पर फिर से रिवीजन कर रहे हैं, तो जिससे आपको पता चले कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखें तो ये है भैया आपका सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। बताओ सही विकल्प, बहुत बार बताया हमने, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका जो सही विकल्प है वो है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये आंसर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। तो अगर हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था, वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों या व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या वेस्टमिंस्टर स्वरूप की सरकार भी कहा जाता है, ठीक है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा और हमारे संविधान भारत में आदि देशों में प्रचलित है, ठीक है। सर्वप्रथम संसदीय सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ हुई थी और वहीं से हमारे संविधान में इसको जो है हम लोगों ने लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भू राजस्व संविधान के में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है। कर को पूरी तरह केंद्र के दायरे में, कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं, कर वह जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है किंतु राज्यों तथा द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है, कर वह जो केंद्र द्वारा लगाया एवं इकट्ठा किया जाता है लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो आपको बताना भाई इसमें सही विकल्प, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया बी, यानी कर जो पूरी तरह राज्यों के दायरे में आते हैं। क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से देखिए, भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है। तो भू राजस्व किसके, कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो ये होता है राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले करों में भू राजस्व कर सबसे प्रमुख है। अतः भू राजस्व कर पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। मतलब आप जानते हैं भारत का संविधान की जो संघीय लक्षण है उनके बारे में दिया गया है, लेकिन कौन सा ऐसी चीज़ है जो दर्शाता है कि हमारे संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो आपको बताना, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकहरी नागरिकता। इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है एकहरी नागरिकता। जी हाँ, अगर देखें भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अतिरिक्त कई एकात्मक विशेषताएं भी हैं। जैसे एकात्मक विशेषताओं की हम बात करें तो ये आपका एकहरी नागरिकता, सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो बताओ यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे, भारतीय संविधान से भैया, ठीक है। क्योंकि इससे ताकतवर कुछ नहीं है, ये बहुत ताकतवर है, इससे ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है, ठीक है। केंद्र व राज्यों को सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं, ठीक है। संविधान संघीय स्वरूप का है जिसमें विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां केंद्र व राज्यों में विभाजित हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अध्याय जो है ये जो है 11 के अंतर्गत, मतलब भाग 11 अध्याय 1 के अंतर्गत जो विधायी संबंध है अनुच्छेद 245 से 255 तक, अध्याय 2 में 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों की बात की गई। और अगर हम अनुच्छेद भाग 12 के अंतर्गत बात करें तो वित्तीय संबंधों का जिक्र किया गया है जो अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत है, ठीक है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो इसमें सही आंसर है, आपको बताना है, और हमने इस क्वेश्चन का जिक्र किया है। तो यहाँ पर देखें नहीं, जी हाँ आप देखें। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 292 व 293 उधार लेने की शक्ति पर आधारित है। केंद्र सरकार देश के भीतर या विदेश से ऋण ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चला जाए जो है, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश सरकार चली जाए या मध्य प्रदेश या राजस्थान, गोवा या कोई ऐसी सरकार, प्रादेशिक सरकार चली जाए चीन के पास, अफगानिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास, यूएसए के पास, भैया हमको पैसा दे,
हालांकि इनके पास है ही नहीं है, पाकिस्तान भिखमंगा खुद है, तो का पैसा हमको देगा, लेकिन ये प्राधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार ले सकती है किसी भी देश से और जो है विदेश से वो ऋण प्राप्त कर सकती है, परंतु कोई राज्य केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक ही ऋण ले सकती है और वह विदेश से ऋण नहीं ले सकती है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बताओ यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको उत्तरी से उत्तर ना अंदाजिएगा। अगर अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ये बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। जी हाँ, इस तरीके से अगर हम देखें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में अगर हम बात करें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश भैया मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ठीक है, चूंकि 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इसका मुख्यालय कहाँ? हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज। कभी आइएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसका मुख्यालय कहाँ है? एकदम पूरा कोलकाता में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो, और इनका मुख्यालय जो कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों है तो अलग से पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1976 के तहत बनी परिषद बनी है, जिनका मुख्यालय शिलांग में है। तो इस तरीके से ये भी, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। तो देखिए अनुच्छेद 325, 355, 359, 357, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है? तो अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद यहाँ पर 355 के अंतर्गत इसका जिक्र, किसका? 355 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ यह कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 358, 360, 355, 356। बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया डी। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? अभी हमने देखा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ट्रावनकोर, कोचीन, पेप्सू, बिहार। बताओ सही विकल्प, सही विकल्प क्या है आपका? पेप्सू। जी हाँ, पेप्सू। अब आपके मन में आएगा यार पेप्सू कौन सा राज्य है? पेप्सी पेप्सू पीने वाला तो नहीं है। यहाँ पर देखें अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको पेप्सू के नाम से जाना जाता है, बाद में यह क्षेत्र पंजाब राज्य में विलय हो गया। तो आप समझे इस बात को, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पेप्सू, पेप्सू का मतलब पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पेप्सू बन जाता है, PEPSU। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ठीक है, सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। बताओ सही विकल्प यहाँ पर देखें, सही विकल्प इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, संघ राज्य संबंध हेतु जो है बने आयोग और समितियां अगर हम बात करें, शीतलवाड़ समिति जो कि 1966 से 69 तक है। राजमन्नार समिति की अगर हम बात करें 1969 में है। ठीक है, आनंदपुर शाही प्रस्ताव तो 1973 में है। सहकारिया आयोग 1983 में है। MH पुच्छी आयोग की अगर बात करें तो 2007 में ये सब बने हैं। तो यहाँ पर इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भारत का एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, देश स्वतंत्र है, देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है, अंतिम सत्ता संसद में निहित है। बताओ यहाँ पर सही विकल्प, सही विकल्प है ये, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत गणराज्य है यानी भारत गणतंत्र है क्योंकि इसका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें जो सही आंसर है वो है भैया एक व दो दोनों, यानी दोनों आंसर आपका सही है। इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना
पड़ता है। प्रस्ताव के लिए आधार बताना आवश्यक नहीं है। राज्यसभा इस पर विचार नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निषेधक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता, इनमें से कोई नहीं। आप ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया यहाँ पर मुफ्त कानूनी सहायता, ये आपका आंसर सही है। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 39A जोड़ा गया और उसी में ये मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। इसमें जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसमें है मैंडमस यानी परमादेश याचिका में मैंडमस शब्द किस भाषा का है? देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, ये यूपीपीएससी आश्रम पद्धति में पूछा गया 2015 में। ठीक है, फ्रांसीसी, जर्मन, लैटिन और अंग्रेजी, आपको बताना यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ये शब्द है भैया मैंडमस। यहाँ पर आप देखें लैटिन भाषा का शब्द है। आप जानते हैं इंग्लिश दुनिया की मोस्ट बैंकक्रप्ट लैंग्वेज है, यानी सबसे दिवालिया लैंग्वेज है। इसमें लैटिन, फ्रेंच, जर्मन तमाम भाषाओं को मिला करके खिचड़ी बना करके तब अंग्रेजी बनी। तो यहाँ पर देखिए मैंडमस, हमको लगता है सामान्यतः यार अंग्रेजी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी का मतलब क्या है? ये लैटिन भाषा का शब्द है मैंडमस। ठीक है, मैंडमस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं, या न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को उनके कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। बताओ, यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है, ये है पटेल साहब। ठीक है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर देखिए वल्लभ भाई पटेल साहब है। अगर हम प्रमुख अन्य समितियों की बात करें तो जैसे संचालन समिति कौन थे उसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अध्यक्ष थे उसके। आवास समिति के पट्टाभी सीतारामैया जी थे। राज्यों के संबंधित जो समितियाँ थी उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल साहब थे। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर साहब थे। जो है अल्पसंख्यक उप सचिव समिति के एच.सी. मुखर्जी साहब थे। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। कहाँ? भारत का संघ है, भारत का प्रत्येक उप प्रदेश, डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। केवल एक व दो या तीन, 1, 2, 3। तो बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प देखें यहाँ पर यह है 1, 2 और 3, यानी ये और ये। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की संसद की भारतीय संघ तथा राज्य के प्रदेश डोमिनियन के लिए कानून निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें संसद का प्राथमिक कार्य है कि देश के संचालन के लिए विधियां बनाना। ठीक है, संसद को संघ सूची विषयों पर तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय का विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। ठीक है, और बनाती ही है। आप जानते हैं कल की डेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसी स्थिति में संसद राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी और संसद को विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए भी कानून बनाने का निर्माण करने का अधिकार है भैया। देखो तो भैया अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर देखें यहाँ पर किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें अगर आप देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर डी आंसर। जी हाँ, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थे। इनकी मुख्य विशेषता की बात करें, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। ठीक है, एक दूसरी अगर बात करें तो एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होनी थी। लेकिन यह लागू नहीं हो सका क्योंकि रियासतों संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी 1937 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मताधिकार का विस्तार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थे? तो देखें यहाँ पर 1861 गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के 1861 ठीक है के अंतर्गत अगर हम देखें तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, अवधि उसकी 6 माह तक हो गई। ठीक है, अन्य प्रावधान कराए गए, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर जो है दिनकर राव, ये सब थे। ठीक है, और तमाम ऐसी सुविधाएं प्राप्त थी जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, परेशान ना होइए। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन भाई, देखें ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जनवरी 1947, जून 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? हमने इसको अंग्रेजी वाली क्लास में भी मतलब हमने इसको जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास में भी देखा था, अब यहाँ पर भी हमको इसको देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है जुलाई 1947। ठीक है, तीसरा स्वतंत्रता विधेयक 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, इसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से अधिनियम परिवर्तन में आया। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? आपको बताना भाई, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझो। सही विकल्प है भाई यहाँ पर सितंबर 1946। आंसर आप इसका कमेंट में करते जाए मेरे भाई, आज के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। 2 सितंबर 1946 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल कर पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो आप इतना यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, तो इतना आपको यहाँ पर क्रम के अनुसार बताना है। तो आप देखें, तो अगर हम क्रम को मिलाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, सबसे पहले भारत संविधान सभा की पहली बैठक की जब बात आती है तो ये कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त सॉरी ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक, जी हाँ यहाँ पर, तो ये कब हुआ था भैया? 9 दिसंबर 1946 को। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करें प्रारूप समिति की नियुक्ति, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1947 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान पारित हुआ कब? यहाँ पर देखें, दूसरा भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद सबसे लास्ट में भारतीय संविधान के लागू होने की थी। तो आप जानते हैं कब? 26 जनवरी 1950, और तब से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं, इस डेट को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15, 20, 16, 14। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, यानी 14 लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू साहब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल सदस्यों की संख्या तो 14 थे और नेहरू सहित को। ठीक है, अगर हम देखें प्रमुख सदस्यों की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल साहब, बलदेव सिंह, जान मथाई, सी राजगोपालाचारी, CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चुंदरीगर, जो है अब्दुल रब निस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो है गजनफर अली खां। तो ये कुल मिलाकर के पहली अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुआ था। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम, TT कृष्णमाचारी। हम सब जानते हैं और बहुत बार जानते हैं, ऐसा महान कानून मंत्री बना जिन्होंने इस तरीके का संविधान पहले ही लिख दिया था कि जिसको पालन करके ही हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर आगे बढ़ा। यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगर हम बात करें अंतिम सरकार में जो है यहाँ पर, तो ये जो है योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। ठीक है, लेकिन जो प्रथम स्वतंत्र सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे? ये विधि मंत्री थे। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रथम कानून मंत्री का, तो प्रथम कानून मंत्री की जब बात आएगी तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? 15, 13, 12, 10। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा भाई। यहाँ पर सही है कितना? 15। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। यह किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NG रंगा। तो बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। संविधान सभा की बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था, उनका आशय यह था कि अंग्रेजों ने पृथकवादी राजनीति की शरारतें छोड़ दी जिससे भारत की एकता को चुनौती मिली है। आप जानते हैं हमारे देश तमाम रियासतों में बटा हुआ था, अब उनको एक करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है?
और उसीलिए यूनिटी ऑफ स्टैचू के रूप में इनकी मूर्ति बनाई गई। इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल। घटनाओं का सही कालक्रम, सज्जन केस, सिंह केस, बेरूबारी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस, अभी कल ही के डेट में हमने देखा है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कूट है, कूटों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ये है। अगर हम बात करें तो बेरूबारी केस, ठीक है, बेरूबारी केस की बात करते हैं 1960 में है। कब है? 1960 में है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है यहाँ पर सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस की बात करें तो 1965 में है, ठीक है, 1965 में है। और उसके बाद अगर हम बात करें गोलकनाथ केस आता है, ठीक है, ये कब आता है भैया? 1967 में, 1967 में। केशवानंद भारती केस ये 1973 में, इसका यहाँ पर इस तरीके से आप इसके कालक्रम को देख सकते हैं। यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, जी हाँ, आपको बताना है किस वर्ष में। तो यहाँ पर देखिए, आप देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 1997 में, 1994 में, 1993, 1995। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 1993। जी हाँ मेरे भाई, आपको आपके इन क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो आप जरूर कमेंट करें, अन्यथा हमारे बताने के बाद करें, लेकिन आप अपने आप को इन्वॉल्व जरूर करें, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। यानी इधर से आप सुनेंगे, उधर से भूल सकता है, इसलिए आप इन क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखें, और लिखेंगे चीजें आपको याद होंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, ठीक है, और इसका 2006 में संशोधन भी किया गया। तो अगर हम बात करें, इसके द्वारा संविधान द्वारा दिए गए जो मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार की रक्षा की जाती है, ठीक है। इसका मुख्यालय की हम बात करें तो कहाँ है भैया? नई दिल्ली में, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, अंतर राज्य परिषद। मतलब क्या कह रहा है, किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? तो आपको बताना है यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही विकल्प। यहाँ पर देखें, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की है, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन सरकार द्वारा प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का, तो 5 जनवरी 1966 यानी 1966 को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगर हम दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 31 अगस्त 2005 को इसका नियुक्त किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीरप्पा मोइली साहब थे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रथम जो प्रशासनिक सुधार था उसके अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो यहाँ पर आप समझ लें ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है, जीएस का पोर्शन बड़ा है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। आपको बताना भाई 4 विकल्पों में से। उससे पहले आप अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम बेहद मेहनत करते हैं, तब जाकर के हम आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर और शाम को ये इस प्रकार की एक बेहतरीन वीडियो दे पाते हैं। आप जानते हैं ये वीडियो, एक वीडियो तैयार करने में बहुत समय लगता है, कम से कम 6 से 8 घंटे हमको मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ कॉलेज, तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। इसके अतिरिक्त अगर आप नंबर ये है 9565 जो है 272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है और कंटिन्यू रहे, तो आप जरूर हेल्प करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही विकल्प का, तो भैया महाराष्ट्र लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से लोकायुक्त कार्यालय स्थापना करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जनवरी 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिशें की गई थी, ठीक है। आपको इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, काका साहेब कालेलकर आयोग संबंधित था अनुसूचित जाति से, पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से, ईसाइयों से। तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है ये पिछड़े वर्ग से। जी हाँ, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े को जो है संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया कि उनको चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाए। इसी के तहत 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसे काका कालेलकर आयोग कहा गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, आयोग ने अपनी
रिपोर्ट 1955 में केंद्र सरकार को सौंपा था। कब? 1955 में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला रिपोर्ट, कृपलानी समिति, संथानम समिति। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें, सही विकल्प है संथानम समिति। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, ठीक है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण को की जो है सर्वोच्च संस्था है। ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी? 1964 में। कब? 1964 में इसकी स्थापना हुई है और सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आप जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आप मिलाएंगे, और हमने अभी गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारतीवाद, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जब डिस्क्रिप्टिव क्लासेस ले रहे थे तो पढ़े थे। इस वजह से आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। पर देखें जो सही विकल्प हो सकता है वो आपका है भैया पहला वाला, यानी 1, 3, 2, 4। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पर आता है गोलकनाथवाद। ये कब हुआ था? 1967 में। कब? 1967 में। उसके बाद तीसरे का नंबर आता है 24वां संविधान संशोधन। ये कब था? 1971 में, 1971 में। ठीक है, ये होगा। उसके बाद अगला नंबर आता है केशवानंद भारतीवाद का। ये कब है? 1973 में। ठीक है, उस दिन हम लोगों ने इसको देखा हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन भला कौन बोल सकता है? इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम से जाना जाता है, तो इसको आप बताएं जरूर। ठीक है, 1976 में हुआ था। ये इसको एक अन्य नाम से बोला जाता है, तो उसको आप बताना है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की जो है सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति, सरकारिया समिति। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखें इस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा और ये निश्चित तौर पर बहुत कठिन क्वेश्चन साबित होते हैं, तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखें सही विकल्प है सरकारिया समिति। बात करते हैं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र व राज्यों के मध्य, ठीक है, राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रपति यदि किसी समय पर यह आवश्यक समझे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह इसका गठन कर सकता है। ठीक है, इसकी सिफारिश सरकारिया आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर जिसके आधार पर वर्ष 1990 में VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका व मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग का प्रतिवेदन। देखो भैया कानून गो के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो आपका एग्जाम कानून गो से तो कम तो है नहीं, तो इसलिए आपसे भी आपका इससे भी कठिन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर तैयार रहें। ठीक है, सही विकल्प है भैया, क्या आपको बताना है? ये है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। जी हाँ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये संस्था स्थापना का वर्ष और यहाँ पर संस्था है और संस्था के स्थापना का वर्ष है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1965, प्रवर्तन निदेशक 1956। बताओ यहाँ पर आपको बताना भैया सही सुमेलित कौन सा नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो सही सुमेलित नहीं है भ्रष्टाचार निरोधक कानून की। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1988 का है। कब है? 1988 का। ठीक है, यहाँ पर 1985 बताया गया जो कि गलत है, और बाकी यहाँ पर 1963 सही है, 1964 सही है, 1956 सही है, बशर्ते यहाँ पर ये 1988 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, 280, 276, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की
निगरानी करता है। ठीक है। सतर्कता आयोग सरकार द्वारा 1964 ईस्वी में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। ठीक है। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा, ठीक है, 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें, यह आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है। इसका जो है वर्णन संविधान की किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर कूट है। ठीक है। इन कूटों के माध्यम से आपको इनके अपने सही आंसर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हस्तक्षेप नीति, लोकतांत्रिक समाजवाद, अतिवादी समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, आंसर भैया बताएं। यहाँ पर ये है आपका इस तरीके से। तो अगर हम विचारधारा और राजनीतिक दल की बात करें तो देखो, इसका है 2 नंबर। ठीक है। और इसका है भैया 1 नंबर। ठीक है। और उसके बाद इसका है 4 नंबर, इसका है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से इसमें आपका सही शामिल है। हस्तक्षेप की नीति वाला स्वतंत्र दल ये है आपका। ठीक है। यहाँ पर अलग रंग से देखो। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद प्रजा समाजवादी दल की है। और उसके बाद अतिवादी समाजवादी का संयुक्त समाजवादी दल है। ठीक है। और वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादी दल की बात। तो ये इनके जो है राजनीतिक दल हैं और इनकी विचारधाराएं हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, आपको बताना है। यहाँ पर देखो, पहला है ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सत्य हैं, मतलब पर आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है पर आर असत्य, ए असत्य पर आर सत्य है। बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है, आपको बताना सही विकल्प है भैया ये वाला। ठीक है। ये वाला ए सत्य है पर आर असत्य है। ठीक है। ये सत्य है पर आर असत्य। निर्वाचन आयोग चुनाव के घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए आदर्श आचार संहिता का पालन करें। ठीक है। यहाँ पर इतना जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए नियमों का एक समूह है जो उनकी सहमति से लागू किया जाता है। जिसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले या 1960 ईस्वी में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान इसे लागू किया गया था। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इसे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया था और 1967 में यह संपूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन आज भारत की दलीय व्यवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? दलों का विखंडन एवं ध्रुवीकरण, ठीक है, जो है अधिकांश दलों का आधार वैचारिकी है और राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। व्यक्तित्व उन्मुख राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों का अनियंत्रित विकास। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना भैया सही है। अधिकांश दलों का जो है आधार वैचारिकी है, वह राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक सामान्य विशेषता नहीं है। ठीक है। तो ये एक सामान्य विशेषता, अधिकांश दलों का आधार वैचारिकी है, राष्ट्रीय हित से प्रेरित नहीं है। मतलब कहने का ये आपका एक सामान्य विशेषता नहीं है। बाकी अगर हम बात करें, भारत में दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है और राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करके लोकतांत्रिक सरकार को गति प्रदान करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें भारत की दलीय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का, तो बहुदलीय प्रणाली, ठीक है, राजनीतिक दलों का अनियंत्रित विकास, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और कार्यों में अस्पष्टता, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर आपको बताना। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, यहाँ पर सूची 2 से सुमेलित करना है। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर कूट की बात करें तो ये हैं आपके कूट। तो इनके माध्यम से अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो सही आंसर है वो भैया है 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो अगर हम बात करें 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, इस तरीके से आपका यहाँ पर सही सुमेलन हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आपका राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके तैयार होते जा रहे हैं, तो इनको आप ध्यान दें। लिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म
एक मतलब सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। राज्य है, ये विधानसभा की सदस्य संख्या है, आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। उत्तराखंड 70, गोवा 40, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 403, मणिपुर 62। तो बताएं, इस तरीके भी क्वेश्चन फंसा देता मेरे भाई। तो इसलिए यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है कि ये है 62 है, जबकि बताया जा रहा है जो कि गलत है, बल्कि कितने हैं 60 है, 60 सीटें होती हैं कुल मिला के। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। इनमें से देखें यहाँ पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना। केवल 1, केवल 2, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो यहाँ पर सी है, ठीक है, 1, 2 और 4। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1, 2, 4 यहाँ पर ये सही है। बाकी अगर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। संविदा श्रम अधिनियम ये सही नहीं है। तो निम्नलिखित श्रम संबंधी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। अधिकार जो है अधिनियमों की मंजूरी दी गई। इसमें एक मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारितोषिक अधिनियम 1976, यानी संविदा श्रम अधिनियम इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइट, आइवर जेनिंग्स, H.J. लास्की, के.सी. व्हीलर। आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी, के.सी. व्हीलर साहब ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ठीक है। यह कथन के.सी. व्हीलर का है। जबकि अगर हम बात करें डी.डी. बसु के अनुसार भारत एक संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति हैं? आपको बताना भाई USA, USSR, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। सही विकल्प है भैया आपका ब्रिटेन। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ब्रिटेन इंग्लैंड के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत एवं ब्रिटेन दोनों देशों में कैबिनेट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों से मिलकर के बनी सरकार की सामूहिक निर्णय लेने वाली संस्था होती है। एवं नाम का प्रमुख जो है, राज्य प्रमुख कौन होता है? महारानी। वहां पर यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जॉन लॉक, J.S. मिल, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो कौन है? यहाँ पर ये है अमर्त्य सेन साहब। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन साहब हैं। उन्होंने जो है 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया था, नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कब प्राप्त किया था? 1998 में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था अर्थशास्त्र क्षेत्र में, तथा 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, यानी हमारे देश के और दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? G.L. नंदा, B.R. नंदा, G.N. धवन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है G.N. धवन। जी हाँ, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक गोपीनाथ धवन साहब थे। G.N. धवन का मतलब गोपीनाथ धवन, ठीक है। और द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंटोनी जे पैरेल भी इसी शीर्षक से पुस्तक लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी नाम से एक लेखक और हैं, एंटोनी जे पैरेल भी इसी शीर्षक से पुस्तक लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए नए राज्य का गठन, ठीक है, और अनुच्छेद 3 नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 4, भाग 3 प्रशासनिक प्राधिकरण। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो आपको बताना भैया सही सुमेलित, आपको कूट के माध्यम से सही सुमेलित करना है। सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला, ठीक है, 1, 2, 3, 4। यानी अगर हम बात करें तो नए राज्यों के गठन की चर्चा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, नागरिकता संविधान का भाग 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है, और मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो संविधान का भाग 3 इसके अंतर्गत है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करें अनुच्छेद 223A के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज
बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। राजस्व विधेयक, विनियोग विधेयक, अनुदानों की मांग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प है राजस्व विधेयक। जी हाँ, राजस्व विधेयक बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, यह विधेयक धन जुटाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कर, उपयोगकर्ता कर, सीमा शुल्क, इन सब पर। ठीक है, संसद द्वारा स्वीकृत बजट में आवश्यक धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसको विनियोग विधेयक कहा जाता है। अगर हम विनियोग विधेयक की बात करते हैं तो क्या होता है, संसद द्वारा स्वीकृत जो बजट में से आवश्यक धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। ठीक है, अगर हम अनुदानों की मांग की बात करें तो अनुदानों की मांग मतलब प्रायः जो है बजट में अलग अलग विभागों की अपने विकास और कार्य संचालन पर व्यय किए जाने वाले मांग को कहा जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर व्यय किया जाता है? शाख अनुदान, अनुपूरक अनुदान, लेखा अनुदान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका यहाँ पर सी, यानी लेखा अनुदान। लेखा अनुदान राजस्व एवं सरकारी खर्चों का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके तहत सरकार को नए वित्त वर्ष में भी तब तक व्यय करने की छूट दी जाती है जब तक बजट पारित नहीं हो जाता। यह सामान्यतः बजट का अंग होता है। ठीक है, यह आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ महीनों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, यह मंत्रिपरिषद इसे ही पारित कराना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है और वर्तमान में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, परंपरागत रूप से भारत में की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 10 बजे से, 11 बजे से प्रातः, 12 बजे से मध्याह्न, 9 बजे से प्रातः। बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी आंसर, यानी 12 बजे से मध्याह्न। जी हाँ, भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत 1962 से हुई थी। कब हुई थी? 1962। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, कब से हुई थी? 1962 में की गई थी। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। इसका समय 12 बजे मध्याह्न काल से भोजनावकाश से पूर्व तक होता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है उनमें से अनुच्छेद 249, 250, 252, 253। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर 253। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में प्रावधान है कि संसद की संधि, करार या अभिसमय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति भारत के प्रमुख राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं भारत के राष्ट्रपति, संसद के वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष। आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखें। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अनुच्छेद 118(3) के अधीन नियमों के अनुसार चयनित व्यक्ति पीठासीन होता है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से बनेगी। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है और यह जो है इंग्लैंड के सम्राट की भांति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। हम लोगों ने अभी राष्ट्रपति का अध्ययन करते वक्त इस चीज़ का डिस्कस किया हुआ था। राष्ट्रपति केवल प्रारंभिक अभिभाषण देने हेतु बैठता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के आंतरिक विषयों पर कौन कानून बना सकता है? न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषदें। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया संसद। जी हाँ, हम बात करें अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है,
सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम लोगों ने इसका डिस्कस किया हुआ था अभी उस दिन। संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में किसका प्रभावी होगा, हमने बताया था केंद्र का। ठीक है, तो सूचियों में परिवर्तन और निर्णय का विशेषाधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, यानी कम से कम 2 बार। संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 85 यह उपबद्ध करता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो आपको इसमें बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। जी हाँ, अगर हम बात करें संसद के सदस्य न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे जो है सदस्य संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं, यह उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर पहला, दूसरा, ये चौथा, ये सामूहिक विशेषाधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है, राष्ट्रपति में और जो है प्रधानमंत्री में, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना भाई सही विकल्प। आप जानते हैं जो यहाँ पर सही आंसर है वो कौन है, केवल एक, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का, जो आप जानते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, मतलब 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका जो है कार्यपालिका है। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। देखो यार, क्वेश्चन बीच में कुछ मिस हो गए थे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री। जी हाँ, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, भारत राष्ट्रपति चुनाव विवाद पर याचिका निर्वाचन मंडल का कोई सदस्य ही दायर कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली आप जानते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अगर हम निर्वाचन मंडल की बात करें तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा तथा और की राज्य विधान मतलब विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। असमर्थता, सिद्ध कदाचार, संविधान के उल्लंघन, उपयुक्त सभी। तो बताओ सही विकल्प है यहाँ पर संविधान के उल्लंघन पर। जी हाँ, अगर हम बात करें तो संविधान के उल्लंघन पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन, अतिक्रमण करने के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान का उल्लंघन की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आरोप संसद में किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। आरोप लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर अनिवार्य है। राष्ट्रपति को 14 दिन का जो है पूर्व लिखित नोटिस दी जाती है और महाभियोग का प्रस्ताव सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और जहां जांच व पुनः 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। 3, 5, 7। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प है बी आंसर, यानी 5। जी हाँ, 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इससे संबंधित हम लोगों ने चीजों को देखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक बेंच गठित की जाती है जिनमें 5 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है 6 माह,
6.5 माह, 7 माह, 7.5 माह। तो आपको बताना सही विकल्प। सही विकल्प है भैया 7.5 माह। जी हाँ, 7.5 माह। अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के अवकाश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 माह तक रहेगा। ठीक है, शर्त है कि अध्यादेश को अगले अधिवेशन के 6 सप्ताह यानी 42 दिन के भीतर संसद में पारित होना आवश्यक है। क्योंकि संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, तो अगले सत्र में 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रह सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें 6 माह प्लस 42 दिन, कुल मिलाकर के लगभग 7.5 माह तक हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के गणित के अनुसार हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं? राधाकृष्णन साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर जो है हुसैन साहब, ए बी दोनों। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए। इनका पहला कार्यकाल 1952 से 57 और दूसरा 57 से 62 तक था। यह देखें, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। आपको बताना सही उत्तर। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है। कुल मिलाकर के लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7, कुल मिलाकर 22। लोकसभा के 10, राज्यसभा के 5, कुल मिलाकर 15। लोकसभा के 11 और राज्यसभा के 5, कुल मिलाकर 16। लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 10, कुल मिलाकर के 27। तो आपको बताना मेरे भाई कि सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर है मेरे भाई वो है आपका यहाँ पर पहला आंसर यानी ए आंसर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के कुल मिलाकर के 7 सदस्यों को मिलाकर के जो कुल मिलाकर संख्या होती है 22 लोगों को मिलकर के लोक लेखा समिति का निर्माण होता है। तो साथियों, आप जानते हैं ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो आप इनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो, आप उनको कमेंट में लिखते जरूर जाएं, जिससे क्या होगा कि आप अपने आप को अपने एग्जाम के लिए तैयार करते जाएंगे, यानी चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप जरूर करिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी 1919 के अंतर्गत, ठीक है, 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। प्रति वर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से सदस्यों का चुनाव होता है। वर्ष 1967 से यह परंपरा चली आ रही है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति, क्या पूछ रहा, पीसी होटा समिति सिविल सेवाओं में सुधार हेतु गठन किया गया किस वर्ष? आपको बताना भाई 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसमें आपको बताना भाई सही विकल्प। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो ये सही है यहाँ पर 2004। जी हाँ, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। और इसकी जो है इस समिति की प्रमुख अनुशंसाएं थी कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आयु 21 से 24 यानी 21 साल से 24 साल की जाए। ठीक है, और निर्धारित की जाए और सिविल सेवा को अधिक दक्ष एवं भ्रष्टाचार रहित बनाने के सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो इस संबंधित यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जानते हैं मेरे भाई। ये समितियां जो है ना आपको एग्जाम में बहुत फंसाएंगी, इसीलिए इनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे चीज़ें हमको जो है लंबे समय तक याद रहेंगी और हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। जम्मू एवं कश्मीर से असम समझौते से, निर्वाचन सुधार से, महिला सशक्तिकरण से। तो बताओ भाई सही विकल्प यहाँ पर सही है सी आंसर यानी निर्वाचन सुधार से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधार से। इसका जो है गठन वर्ष की अगर हम बात करें तो कब हुआ? 1990 में। ठीक है, 1990 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य चुनावी सुधार और इसकी प्रमुख जो सिफारिशें थी, जिसमें अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग। अन्य समितियां जो बनी जैसे तारकुंडे समिति 1974 में। ठीक है, और इंद्रजीत गुप्त समिति ये कब बनी थी भैया? ये बनी थी 1998 में। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभिकथन ये है और ये है आपका कारण आर। अभिकथन ये में देखिए 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए अपने आप को इस टाइप के लिए तैयार रखें। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है,
ये सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर जो बताना आपको सही विकल्प है भैया ये वाला, ठीक है, ये यानी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। भाग अगर 9 की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 तक जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायतों को स्वशासन की संस्था घोषित किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख पहले से था पर संवैधानिक महत्व नहीं था, इसलिए ए यानी ये वाला ऑप्शन ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां सब जोड़ा गया। मेरे भाई अनुच्छेद का जितने भी हमारे संविधान संशोधन हुए हमने उनका डिस्कस किया और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बने। अभी तक अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर टाइम निकालकर उन वीडियोज को जरूर देखें और तैयार रखें, क्योंकि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 76वां संवैधानिक संशोधन, 80वां संवैधानिक संशोधन, 95वां संवैधानिक संशोधन, 97वां संवैधानिक संशोधन। बताओ यहाँ पर सही विकल्प है आपका डी आंसर, यानी 97वां संवैधानिक संशोधन। अगर हम बात करें जो कि 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत सहकारी समितियां सब जोड़ा गया। सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है। या नया भाग अगर हम बात करें अनुच्छेद 9 मतलब नया भाग 9 के अंतर्गत जो कि 243 और 243 N जोड़ा गया था, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य की पंचायती राज मंत्री। देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, पंचायती राज्य का राज्यपाल। जी हाँ, अनुच्छेद 243(I) के अंतर्गत संबंधित राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान है। इसको हम लोगों ने देखा हुआ था, इसलिए आप ये समझ लीजिए मेरे भाई, जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं बहुत टू द पॉइंट है, ध्यान रखें। चौथे संशोधन अधिनियम, 7वें संशोधन अधिनियम, 11वें संशोधन अधिनियम, 24वें संशोधन अधिनियम। बताओ यहाँ पर सही विकल्प, आपको सही विकल्प है भैया यहाँ पर 7वें संशोधन अधिनियम। जी हाँ, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 कब 1956 के थ्रू जो है क्या है, यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। हालांकि नहीं बनाना चाहिए भाई, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को नौकरी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद तथा एवं राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिकता कोष निर्मित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 266, 284, 267, 265। बताओ यहाँ पर सही विकल्प, तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी आंसर, यानी अनुच्छेद 267 संसद की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति देता है। कौन? अनुच्छेद 267 संसद को आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय हेतु अग्रिम राशि दे सकता है, ठीक है, बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत कराई जाती है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 79 संशोधन संबंधित है किससे? केंद्र राज्य के संबंधों से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, लोकसभा तथा और राज्य विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो आपको बताना यहाँ पर सही विकल्प, सही विकल्प है भैया ये डी आंसर, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधित हमने उस दिन इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए जो है 79 संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 79वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1999 में कब हुआ था? 1999, ठीक है। 1999 द्वारा अनुच्छेद 334
में संशोधन कर अनुसूचित जाति यानी SC ST अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, लोकसभा व विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन की अवधि भी बढ़ाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। बताओ सही विकल्प। मेरे भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है समान आचार संहिता। जी हाँ, अगर हम बात करें समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 जो कि मूल संविधान का भाग है और 42वें संविधान संशोधन 1976 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये इसको एक लघु संविधान यानी ये संशोधन इतना ज़्यादा था कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दौरान जो है जोड़े गए थे कुछ तत्व जिसमें अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत बच्चों व वयस्कों को शोषण से सुरक्षा देने की बात कही गई और अनुच्छेद 43 जी हाँ 43 का के अंतर्गत अगर देखें तो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण से संबंधित बात की गई और समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता 39A के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? बहुत बार पूछा गया, आंख मूंद के आप बता सकते हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें सही विकल्प है आपका, ठीक है, सी आंसर, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि वह अनुपस्थित हो तो उपलब्ध जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो आप इतना यहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन जानना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर देखें, यूपीपीएससी राजकीय LT ग्रेड जो प्रवक्ता 2018 की जो हमारी वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा जो है, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त सभी। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें सही विकल्प है भैया राज्यपाल द्वारा। जी हाँ, अगर हम बात करें अनुच्छेद 192(1), ठीक है, यदि सदस्य की निर्हरता पर प्रश्न उठे तो निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 192(2) के अंतर्गत अगर हम बात करें निर्णय से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए इस क्वेश्चन संबंधित। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे, मतलब सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ना लिखने के बजाय कि विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र किसे सौंपना है, तो दुनिया कहानी लिख दिया। देखो यहाँ पर राज्य के राज्यपाल को, राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री को, राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को, राज्य के मुख्यमंत्री को। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के प्रावधान है। ठीक है, और 179, ठीक है, 179 पद रिक्ति, त्याग या हटाए जाने से संबंधित है। अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष 3 तरीकों से पद छोड़ सकता है। एक तो पहली बात तो सदस्यता समाप्त होने पर जो एक सीमा होती है, ठीक है, उसके बाद दूसरा उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे करके, तीसरा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ठीक है, जो हटाया जाता है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर जनहित याचिका से, यानी डी आंसर। न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका यानी PIL से है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकार हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने की थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? 1935, 1937, 1946, 1947। जी हाँ, सही आंसर है आपका 1937। मेरे भाई क्वेश्चन के आंसर आप कंटिन्यूसली जो है लिखते जाएं, जिससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको चीज़ें तैयार होती जाए। यहाँ पर देखें भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1937 में। ठीक है, भारत अगर हम बात करें यहाँ पर भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें जो है 1 मुख्य न्यायाधीश एवं अधिकतम 6 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, नियुक्ति की अगर हम बात करें तो सम्राट द्वारा की जाती थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवर थे, क्योंकि 1937 में हमारा देश गुलाम था। ठीक है, अगर हम बात करें इसे प्रारंभिक अपीली एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। ठीक है,
आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें, सही विकल्प है आपका 3 माह के लिए। जी हाँ, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए अधिकतम मैक्सिमम 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 4 के अंतर्गत जो है संबंध में उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास एवं उड़ीसा। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जानते हैं सही विकल्प है बी आंसर, यानी कलकत्ता। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अगर हम बात करें द्वीप पर कलकत्ता, कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अगर हम बात करें, यह कलकत्ता का जो न्यायालय है भारत का सबसे प्राचीन न्यायालय। उस दिन हम लोगों ने जब जो है न्यायालय को पढ़ रहे थे तो इस पर हमने डिस्कस भी किया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1862, कब? 1962 नहीं भैया, 1862 में। ठीक है, ये स्थापना किया था। और स्थापना अधिनियम उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के थ्रू किया गया था। ठीक है, भवन का डिजाइन श्री वाल्टर ग्रानविले द्वारा किया गया था। यह बेल्जियम में वाई प्रेस में स्टैंड हाउस तथा क्लॉथ हाउस के मॉडल पर बनाया गया है। वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 72 है भैया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240, 241, 242, 239। बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका बी आंसर, अनुच्छेद 241। जी हाँ, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 241 की बात करें, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अनुच्छेद 242 की बात करें तो निर्सित से संबंधित। अनुच्छेद 239 की बात करें, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। आगे यहाँ पर देखें भैया, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में किसके? जिलाधीश के, राज्य के राज्यपाल के, राज्य के विधि मंत्री के, राज्य के उच्च न्यायालय के। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका डी आंसर। जी हाँ, राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है, आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनकी छुट्टी देने का अधिकार भी उच्च न्यायालय में निहित होता है। मतलब प्रदेश की सारी जो न्यायालय होती हैं उन पर किसका कमांड होता है? हाई कोर्ट का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर केवल एक सही है, एक दो सही है, एक व दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो सही है। देखिए यहाँ पर आपको हम बताना है सही विकल्प। सही है, 1 एवं 2 दोनों सही है। जी हाँ, विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह और समझौते कराने तथा विवादों को निपटाने के लिए 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट पारित किया गया। कब? 1984 में। कब? 1984 में जो है फैमिली कोर्ट एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, राज्य सरकारें उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करती हैं। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अगर हम बात करें, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में वाद के पक्षकार को किसी वकील के द्वारा पैरवी करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब स्वयं करें अपना, नहीं पता चले जबरदस्ती वह थोप दे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। न्याय के हित में पारिवारिक न्यायालय किसी विधि विशेषज्ञ को न्याय मित्र के रूप में रख सकता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो अंतिम निर्णय कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति। तो बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प। तो देखें, जो सही विकल्प है भैया वो है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के अगर हम बात करें 231 तक जो है भारतीय उच्च न्यायालयों के प्रावधानों के बारे में है। ठीक है, हम लोगों ने अभी उस दिन देखा था पढ़ते हुए। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय, एक से अधिक राज्य का न्यायालय हो सकता है। ठीक है, वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आप लोगों को कमेंट में आंसर देना चाहिए। ठीक है, 25 हैं और हमारा राज्य कितने हैं? 28 हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का विनिश्चय भी
यानी आय से संबंधित भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ही करेंगे। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन से कथन सही है? उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प भैया यहाँ पर बी आंसर, केवल दो। जी हाँ, बात करें अगर हम तो अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसके 233 के अनुसार भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। ठीक है, राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, परंतु ऐसी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयुक्त तथा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, समस्त न्यायालयों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं यहाँ पर सही विकल्प। देखें सही विकल्प भैया बी आंसर, यानी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। जी हाँ, अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यह अधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। ठीक है, इसी प्रकार उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालय की वह शक्ति जिसमें वह विधायकों द्वारा बने कानूनों, कार्यपालिका के आदेशों एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करता है कि क्या वे संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हैं। यदि नहीं है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मेरे भाई बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका आंसर सी, उच्च न्यायालय द्वारा। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 224 में उच्च न्यायालयों में अस्थायी तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यालय के लिए शर्त, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जी हाँ, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होता है जिन पर राज्य के विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस राज्यपाल किसे राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है? देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री को, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, महाधिवक्ता को। तो बताओ यहाँ पर बात हो रही राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है किसके? तो हम सब जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले हम लोगों के आंखों से होकर के गुजरा है क्वेश्चन। यहाँ पर ये है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, राज्यपाल के पास विधायी, न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्न कथन सही है? तो यह संविधान के में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध है, यह नगर पालिकाओं की पुनः संरचना करता है, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, या केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। ठीक है, 4 विकल्प है, 2 और 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प मेरे भाई सही है 2 और 3। जी हाँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर हम बात करें 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग जो है भाग 9 का एवं नई अनुसूची जोड़ी गई 12वीं। इस संशोधन से नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना की गई। अनुच्छेद 243 N के माध्यम से महिलाओं को नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया। वर्तमान में यह व्यवस्था अधिकांश राज्यों में लागू है। ठीक है, तो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया गया? अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बताएं आंसर इसका। 44वां, 42वां, 25वां, 24वां। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका
44वां संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में भाग 3 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था जब हमारा संविधान बना था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 कब 1978, ठीक है, 1978 में जब होता है के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का लोकसभा अध्यक्ष की, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, प्रधानमंत्री के। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी आंसर, प्रधानमंत्री के। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन और विधायन से संबंधित समस्त जानकारियां राष्ट्रपति को प्रदान करें, यानी उसको सूचना देना, अपडेट करना है। ठीक है, राष्ट्रपति उपयुक्त संबंध में जिन जानकारियों को मांगे उसे प्रधानमंत्री प्रदान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। केवल एक दोनों सही, ना तो एक ना तो दो और केवल दो। बताओ सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प भैया यहाँ पर ये है, यानी केवल एक। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के में यह कहा गया है कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुरूप संघ के जो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे, प्रधानमंत्री के नहीं। ठीक है, हालांकि होता वही है, लेकिन अब ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो संवैधानिक तरीके से लिखा गया है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपका कथन सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। हम लोगों ने बहुत बार इसको देखा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो दूसरा वाले को भी जोड़ के रखा गया है। ठीक है, ये वाला आंसर सही है, हम लोगों ने भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है यह है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, चूंकि आप जानते हैं सर्वप्रथम नागौर जिला जो राजस्थान का है 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ अपनाया गया, और इसी साल इसके 1959 में आंध्र प्रदेश द्वारा यहाँ भी लागू किया गया। पंचायती राज संस्थान यानी PRI को संवैधानिक रूप से 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश में इसे 1 नवंबर में, कब 1 नवंबर 1959 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 234 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना मेरे भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर केवल एक। जी हाँ, अगर हम बात करें संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सभी ग्रामों के संचालन के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। यह व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुई। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243D के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है आरक्षित होंगे। ठीक है, पंचायती राज की वित्तीय लेन देन की देखरेख राज्य आयोग के निर्देशन में होगी। ठीक है, आगे बढ़े भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ये देखें 9, 11, 12 उन में से कोई नहीं। तो देखें जो सही विकल्प है वो है आपका बी आंसर यानी 11। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। और हम सब जानते हैं कि 12वीं अनुसूची को वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, जिसके द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। बताओ सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प है बी आंसर यानी 21 वर्ष। भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचन तो हो सकता है उसने अगर अपनी 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के संविधान के अंतर्गत ये जो है पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर
पंचायती राज का निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम बताना है आपको। अभी देखिए हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ था। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, GVK राव समिति। देखें तो इसमें अगर आप देखें तो जो सही ये है क्रम ये है आपका यहाँ पर, तो BR मेहता समिति जो कि कब थे 1957 में, ठीक है, 1957 में। उसके बाद अगर हम बात करें अशोक मेहता समिति, ये 1977 में, 1977 में, ठीक है। उसके बाद GVK राव समिति 1985 में, ठीक है, ये 1985 में। और उसके बाद दूसरा नंबर ML सिंघवी समिति की बात करें तो 1986 में, ठीक है। इतना आपको याद रखें। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 आंसर मिले हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो ये विषय है, ये उद्देश्य है। संस्थानम समिति पंचायती राज वित्तीय संसाधन, GVK राव समिति खंड स्तर पर योजना, बलवंत राय मेहता पंचायती राज। तो आपको बताना कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखें जो सही सुमेलित है भैया वो है बलवंत राय मेहता समिति। ये भैया पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। और अगर हम बात करें बाकी संस्थानम समिति की, तो संस्थानम समिति भैया केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी अगर हम बात करें कि जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति है उससे संबंधित है। अब अगर हम बात करें GVK राव समिति की, जो कि 1985 में स्थापित हुआ था, तो ये पंचायती राज में ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ये समीक्षा हेतु बनी थी। और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, त्रिस्तरीय ढांचा जो हम लोगों ने अभी उस दिन पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें दंतवाला समिति की, तो ये भैया ब्लॉक स्तर पर नियोजन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला, ठीक है। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत अभी हम लोगों ने देखा था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, ये देखो। इसीलिए जब क्वेश्चन को हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये फिर हमको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। हाँ, हमने उनको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर ये है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। जी हाँ, देखिए यहाँ पर वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद मतलब भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक जो है पंचायती राज के संबंधित उपबंध हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत सदस्य जानते हैं BDC, और जिसे जो है ब्लॉक से संबंधित होता है, ठीक है। जिला पंचायत सदस्य आप जानते हैं जो जिले में जो है नियम कानून बनाने के लेते हैं, जिला पंचायत सदस्य। आप अभी देखेंगे चुनाव हो रहा है भैया, जिला पंचायत बनी है, ठीक है। ग्राम पंचायत आप जानते हैं प्रधान को, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। आपको बताना पंचायतों के लिए किए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प में वो है आपका डी आंसर, हम लोगों ने देखा था। बाकी सारे चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन ये पंचायती जो चुनाव होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष एवं समय पर करवाने हेतु अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। राज्य के पंचायतों के समस्त निर्वाचनों एवं नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचकों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत सरकार के संविधान अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 50% सीटें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसे गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों। यहाँ पर देखें केवल 3। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें सही है डी आंसर, यानी केवल 3। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वर्ष 1992 में पारित 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो देखिए यहाँ पर
सही विकल्प है आपका डी आंसर, यानी 24 अप्रैल को भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के लागू होने का प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इसी दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से की गई। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए तो ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर आपको टेस्ट, क्विज, ये सारी PDF सब कुछ आपको आपकी एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।